वन्ति उजावणिज्याय निस्सिहियाय नमः वन्दामि। इच्छामि खमासमनो वन्ति उजावणिज्याय निस्सिहियाय नमः। जी दरवाजा बंद करना। इच्छा कारण संधिसो भगवान इचकार सोराय सुदेवसी सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम यात्रा निर्वाहो छोजी स्वामी साता छेजी हाथ पाड़ी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमनो वन्ति उजावणिज्याय निस्सिहियाय नमः वन्दामि। इच्छा कारण संधिसो भगवान अभूत्योमि अभ्यंतर राय्यम खामेउ इच्छाम खामेमि राय्यम या पड़ेगा ना आप इस चंकीसी अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणी विहिर आलावे सल्लावे चासने समाकणे अंतर भाषाए ओई भाषाए चंकीसी मध्य विनय परिक्रम तुहुंबा वायरंबा तुभ्ये जानम अहम न जानामि तस्य इच्छामि दुःखम। इच्छामि खमासमनो वन्ति उजावणिज्याय निस्सिहियाय नमः वन्दामि। इच्छा कारण संधिसा भगवान वायना संधिसा इच्छामि खमासमनो वन्ति उजावणिज्याय निस्सिहियाय नमः वन्दामि। इच्छा कारण संधिसा भगवान वायना लेशु ले जो इच्छामि खमासमनो वन्ति उजावणिज्याय निस्सिहियाय नमः वन्दामि। इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसार एक पंच नमो कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय हि जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदो जय जगत्प्रिया महाभैरव जय सुयान पवो तीर्थयराणम् पश्चिमो जय जय गुरुलोकान जय महप्पा महादेव सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धि विधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो तीर्थस्य धर्म सबको धर्म मथे वंदामि साहेब जी। आदि मथे वंदामि धर्म
जैन धर्म के कर्म सिद्धांत के अनुसार शरीर और शरीर के अंदर आत्मा है। अब आत्मा के ऊपर लगे हुए ये कर्म है और कर्मों के हिसाब से ही हमारा जीवन और ये शरीर चलता है। अभी मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बना करके मैंने कर्मों के नाम लिखे हैं, अब आप अच्छी तरह से यदि पढ़ सकते हो तो आप पढ़ के बताइए ललिता जी जैन। आत्मा में नाम कर्म, गोत्र कर्म उच्च और नीच दोनों होता है। वेदनीय कर्म शाता और अशाता दोनों होता है। आयुष्य कर्म, आयुष्य। बरोबर, बोलिए श्वेता जी जय शाह। आयुष्य आत्मा में आयुष्य कर्म, शाता कर्म, वेदनीय कर्म, अशाता कर्म, गोत्र कर्म भी होता है और नाम कर्म भी होता है। मध्य मंदामी साहेब जी। संसार के समस्त जीवों के कर्म तो है ही। अब इधर आपको समझना क्या है, नाम कर्म शरीर बनाता है, गोत्र कर्म उच्च नीच कुल जाति में जन्म देता है, वेदनीय कर्म शरीर की रोग बीमारी या स्वास्थ्य को चलाता संभालता है, और आयुष्य कर्म जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको शरीर को बरोबर चलाता है। अरे ये बात ख्याल में भरत बोलेंगे आप? चारों कर्मों के चार काम क्या क्या है वो बोलना है। नाम कर्म शरीर बनावे छे, गोत्र कर्म उच्च के नीचे गोत्र बनावे, अने પછી વેદनीय कर्म સાતા કે અસાતા વેદनीय कर्म આપે, અને જન્મથી મરણ સુધી આયુષ્ય કર્મ થાય, આયુષ્ય કર્મ કહેવાય। हाँ, ये भरत भाई का 0 नंबर आया। इन्होंने वर्डिंग्स बरोबर यूज नहीं किए और सही ढंग से बरोबर नहीं बोला साहब। अब आप समझ करके बोलेंगे और बरोबर जो मैंने शब्द यूज किए हैं वो ध्यान में लग करके बोलेंगे। बोलिए अमिता जी। आपका म्यूट है, म्यूट। हाँ, मध्य नंदामी साहब जी। नाम कर्म शरीर बनाता है, गोत्र कर्म ऊंच और नीच गोत्र में ले जाता है, वेदनीय कर्म साता और असाता वेदनीय कर्म देता है, और आयुष जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर को चलाता है। आपने भी भरत भाई की कॉपी की, लेकिन मैंने क्या बोला वो शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। मनोज जी बोलेंगे आप? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ साहब आपको। अब देखिए नाम कर्म के अंदर इनकी जो प्रकृतियां हैं, समझे कि नहीं, कितनी है? 103 प्रकृतियां हैं, और काफी प्रकृतियां जो है शरीर बनाने का काम। अब शरीर बनता कहाँ है? माता के गर्भ में। अब 9.5 महीने के अंदर इसमें से जितनी कर्म प्रकृतियां हैं वो शरीर बरोबर बनाएगी। एक एक चीज डिटेल में हर चीज बनानी है। नाखून भी नहीं बने, सिर के बाल भी नहीं बने, वहां तक बालक जन्म नहीं लेता है। सिर के बाल भी गर्भ में बना करके ही उसको बाहर आना है। एक भी चीज बाकी रहनी नहीं चाहिए। तो शरीर नाम कर्म की 103 प्रकृतियां वो अपना काम करेगी। अब गोत्र कर्म कहाँ ले जाना, इसको ऊंचे कुल में जन्म लेना देना कि नीच गोत्र में लेके जाना, उच्च जाति में जाना कि नीच करें, घराना कौन सा देना, कैसा घराना इसको देना, ये काम किसका काम है? गोत्र कर्म का काम है। और अब आया वेदनीय कर्म। यहाँ वेदना, संवेदना, पीड़ा, सुख दुख, शरीर के स्वास्थ्य और शरीर की रोग बीमारियां, अशाता वेदनीय, ये मैंने डॉट्स किए हैं, ये कर्म की प्रकृतियां हैं। तो ये कर्म प्रकृतियां कब आपको रोग बीमारी दे करके अस्वस्थ करेगा, और कब आपको शाता वेदनी अगर अच्छी रहेगी तो प्लस पॉइंट में रहेगी, आप कब निरोगी और स्वस्थ रहेंगे। अब आयुष्य कर्म क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक इस शरीर को टिकाना। योर हार्ट इज बीटिंग एवरी मोमेंट, इट इज ओनली ड्यू टू द आयुष्य कर्म। अरे ये बात समझ में? योर हार्ट इज बीटिंग एवरी मोमेंट,
Either you are sleeping, you are running, you are eating, you are walking, whatever you are doing, but your heart is beating constantly and continuously. और जैसा ही आयुष्य समाप्त हो जाएगा, भले ही आपकी ऑक्सीजन चालू भी होगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये बात पहले जब हम कर्म फिलॉसफी की बात समझेंगे तब हमको ये समझना है। कर्म थ्योरी बहुत डिटेल में है। कर्म फिलॉसफी के अंदर केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान ने ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर आपको दे दिया। समस्त दुनिया की, पूरे जगत की, पूरे विश्व की ईच एंड एवरीथिंग, एक भी चीज बाकी न रहे, वो सब इसके अंदर कर्म फिलॉसफी में आ जाता है। इसलिए प्रत्येक जैन को, जो जन्मजात जैन है, अगर आप जैन नहीं भी है, अन्य भी है, तो भी आपको कर्म फिलॉसफी कंपलसरी समझनी चाहिए। और मैं एक दावे के साथ कहता हूँ कि जैसी कर्म थ्योरी, कर्म फिलॉसफी जैनिज्म में है, दुनिया के अंदर अन्य किसी धर्म, किसी दर्शन ने डेवलप नहीं किए। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा चार चीज को समझने की कोशिश करेंगे साहब। जया बहन बोलशो, હવે मैं डिटेल समझाયું છે। आयुष्य कर्म शरीर को टिकाता, नामकर्म से शुरू। नामकर्म जो है वो शरीर को पूरा बनाता है। 9.5 माह जब बच्चा गर्भ में रहता है तो ईच एंड एवरीथिंग बॉडी के पार्ट्स, चाहे वो नखून से लेके सिर तक कहीं भी हो, वो पूरे जब तक नहीं हो जाता बच्चा बाहर नहीं आता है। वेदनीय कर्म संवेदना, रोगी रहना है, स्वस्थ रहना है, साता देना है शरीर को या साता देना है, यह सब वेदनीय कर्म का काम है। गोत्र का काम है उच्च गोत्र देना या नीच गोत्र देना, कहाँ ले जाना है, कौन से घर में, जाति में ले जाना है, कौन से घराने में ले जाना है, ये सब गोत्र का कार्य है। और आयुष्य कर्म का काम है शरीर, आयुष्य कर्म शरीर को टिकाता है कि जब तक सांस है, चाहे सांस जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यहाँ जन्म का मतलब माता के गर्भ में आने से लेकर के मृत्यु तक। जीव का जन्म तो माता के गर्भ में प्रवेश है, और शरीर का जन्म माता के गर्भ से बाहर आना, उसको शरीर का जन्म है। अरे दो बात में थोड़ा सा फर्क करिए, क्योंकि जीव जैसे ही माता के गर्भ में प्रवेश करेगा आयुष्य चालू हो जाएगा। इसीलिए 9.5 महीने का काल भी उसके जीवन के अंदर साथ में गिना जाता है। अब यहाँ पर ये क्या है, शातावेदनीय और अशातावेदनीय, ये कर्म की प्रकृतियां सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। अब इधर देखिए, ये सब जीव कहाँ से अभी माता के गर्भ में आकर कर्म नहीं बांध रहा है, पहले से पिछले जन्म से कर्म बांध करके साथ में लेके आ रहा है। अब वो पिछला जन्म इसका जहां था, अब इन चारों गतियों के अंदर ये जीव, भले ही आप जो है कोई कहाँ से आया हो, कोई कहाँ से आया हो, तो जो भी जहां से आएगा समझे के लिए, वो अपने शरीर की रचना तो अपने कर्म से करनी है। बोलो भरत भाई, તમે ક્યાંથી આવ્યા છો, કઈ ગતિમાંથી આયા છો? मनोज जी, आप किस गति में से आए हैं? नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। चंद्रेश भाई, તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? સાહેબ સાદી ગતિમાં હશો એટલે सारी वाली बात नहीं करवानी है, यहाँ 4 नाम से 4 आप ही देवाना, और ये सबको मालूम है, लेकिन आज यही बोलेंगे सब मालूम नहीं है। अब मैं आपको ये, हाँ जरा आप लिख लीजिए, कल्प सूत्र जो आगम शास्त्र में बोल रहा हूँ, कल्प सूत्र आगम शास्त्र, और उसका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट अध्याय या प्रथम व्याख्यान, उसके अंदर आपको ये डिटेल मिल जाएगी। आप किस गति में से आए हो और किस गति में रिटर्न बैक टू पैवेलियन वापस कहाँ जाएंगे, ये आपको उसमें से मिल जाएगा। एंड इट अकॉर्डिंग टू ऑल द सिम्टम्स ऑफ लाइफ, तो उसके अंदर सारी डिटेल में लिखा है।
अब जब कर्म फिलोसॉफी की क्लासेस ये हमारे L7 कभी शुरू करेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा। अब हमको ये समझना है, इसके अंदर अब हमको ये ख्याल करना है कि इसके आधार पर हमारी सारी सिस्टम चल रही है। ये है हमारा वेदनीय कर्म। अब इस वेदनीय कर्म के अंदर आपको ये देखना है, ये मैंने इसमें 2 डिवीजन कर दिए। अब इन 2 डिवीजन के अंदर ये जो है शाखा वेदनीय है और ये दूसरा जो है अशाखा है। और इन सब के अंदर हमने ये कर्म की प्रकृतियां हमारी बांधी हुई है। अब हम साथ में लेकर के आए। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि आपके पास स्टॉक में कौन सी ज्यादा है और कौन सा कम है, ये आपको देखना है अंदर से। आज अगर हम जाए सिमंदर स्वामी को पूछे तो भगवान तो केवल ही है, वो ये बता देंगे कि आपकी शाता जो है कम है, अशाता ज्यादा है। किसी को कहेंगे कि आपकी शाता ज्यादा है, अशाता कम। किसी को कहेंगे कि आपकी अशाता ज्यादा है, शाता कम है। ध्यान से समझिए, शाता का मतलब क्या है? शरीर की सुखाकारी, निरोगी काया, स्वस्थ शरीर। अशाता का मतलब क्या है? रोग बीमारियों से ग्रस्त शरीर। अस्वस्थ, स्वास्थ्य आपका सही नहीं है, आप बिल्कुल अस्वस्थ है, बीमार हैं। अब मेंटल डिजीज है, फिजिकल डिजीज है, रोग बीमारियां हैं। कई लोग जन्मजात लेकर के आते हैं, किसी लोगों को बरसों के बाद में आती है, किसी को बहुत लंबे काल के बाद आती है। तो ये कुछ भी पता नहीं है, ख्याल आया कि जरूरी नहीं है कि बचपन से रोग बीमारी हो, जरूरी नहीं है कि माता के गर्भ में ही बालक को कैंसर हो, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं गर्भ में भी कैंसर लेकर के आते हैं, माँ को भी नहीं है, बाप को नहीं है, फिर भी बेटा जन्म से कैंसर लेकर के आ रहा है। तो ये है कि अब उसके अंदर अशाता वेदनीय कर्म, उसका जो लास्ट लाइफ से ये जहां से भी आ रहा है वो अपना बांध करके लेकर के आ रहा है। अब भले वो इस गति से आया हो या इस गति से आया हो या इस गति से आया हो, तो ये कहाँ से आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। सभी देव गति से आने वाले निरोगी ही होते हैं ऐसा भी नहीं है, या नरक गति से आने वाले ही रोग बीमारी ग्रस्त होते हैं ऐसा भी नहीं है। गति नाम कर्म वो इसमें चल रहा है। इधर देखिए, नाम कर्म के अंदर जो है गति नाम कर्म है, लेकिन वेदनीय कर्म को गति नाम कर्म से कोई मतलब नहीं है। आप समझ गए? नंबर 1, पहली बात तो बेसिक फिलोसॉफी समझ लीजिए। प्रवीण जी आप लिखेंगे, सभी कर्म अपने आप में इंडिविजुअल एंड सेपरेट है। कितने हो गए? 8 कर्म हैं। 8वां कर्म अपने आप में टोटली इंडिविजुअल एंड सेपरेट है। एक कर्म का काम दूसरा कर्म नहीं करता है, ये भी सेंटेंस लिखो आप। जिस कर्म का जो काम है और जिस कर्म की प्रकृति का अपना जो काम है वही करेगी, दूसरा नहीं करेगी। आ गई ख्याल में आपको? अब अंदर से कर्म थ्योरी जब आप पूरी पढ़ेंगे, शास्त्र समझेंगे, तो आपको डिटेल में इतना ही समझना है कि 8 कर्म मेन है और 158 उनकी प्रकृतियां, सब डिवीजन की प्रकृतियां अलग। Just like the one tree, the trunk is one, but branches are different, sub-branches are more, and another subdivisional branches are also more. But the whole tree is one, because of the trunk is one. तो ये है उसके अंदर 8 कर्म हैं। 8 कर्मों को अलग अलग डिवाइड कर दिया है और 8 कर्मों की इंटरनल सब डिविजनल प्रकृतियां सब अलग अलग। ये हम कर्म थ्योरी में सीखेंगे, विषय वहां का है।
आज का हमारा फ्राइडे की क्लास जो है वो डाइट और लाइफस्टाइल और फूड स्टाइल और खान पान और भोजन और बीमारियां और इसके ऊपर है। हम थोड़ा इसी के ऊपर आ रहे हैं। मैंने आपको रूट्स बता दी। रूट्स के अंदर अशाता और शाता वेदनीय कर्म दोनों है। अब आप अपना अपना सब अपना अपना देखेंगे। आपकी लाइफ में आपको अशाता ज्यादा लग रही है या शाता ज्यादा लग रही है? आपकी आयुष्य भले 25, 50, 40 जो भी हुई हो, तो आपने अपनी लाइफ के अंदर बीमारियां ज्यादा देखी हैं या आपने निरोगी और स्वस्थ जीवन ज्यादा जिया है? बोलेंगे आप सब? मोनिका बेन, हाँ जी, नीति बेन, आपका एक्सपीरियंस जो आप कहाँ आपकी लाइफ में हो, आपकी उम्र जितनी हुई। मचेन वंदना। मुझे ऐसे लगता है कि साता ज्यादा है टचवुड। सच्ची बात। चलो, इनका नीति बहन का अपना शाता का एक्सपीरियंस ज्यादा है। बहुत खुशी की बात है, समझेगी। अब ये माता जी आप बताएंगे आपके लाइफ में क्या रखा है? बच्चे वंदना साहब जी साता भी है, लेकिन जो थोड़ा बहुत असाता है उसमें मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है कि वो मुझे महसूस ज्यादा नहीं होता। चलो, अब आप अपने, इन्होंने बोला शाता भी है अशाता थोड़ी है, तो परसेंटेज के हिसाब से बोलो कांति भाई, હવે તમારા પરસેન્ટેજ કેટલા લખું, શાતામાં કેટલા લખું ને અશાતામાં કેટલા લખું? શાતામાં 70%, अशाताમાં 30%। चलो, ये इनका 70 है और ये इनका 30 है। बोलो अब आप बिपिन भाई તમારા કેટલા લખવા છે? સાહેબ અત્યાર સુધી તો એકદમ જ સાતા છે, 95% સાતા 95 5% અસાતા। બોલો હવે બીનાબેન તમારા કેટલા 100% લખી દઉં? ના મારા સાહેબ આઈ એમ અ પ્રીમેચ્યોર બેબી, તો 5 વર્ષ મારા ટફ ગયા હતા, પછી आई एम फाइन। चलो, हाँ मनोज जी आपके कितने 100% लिख दूं शाता में? 95 लिख सकते हैं। लिख दूं? चलो, इनके मनोज जी के 100%। यस चलो, हाँ गेलड़ा जी आपके कितने लिखो? गेलड़ा जी आप सुन रहे हैं, बरोबर ध्यान में आ रहा है तो अच्छा। गोकुल जी जैन कितने लिखना है बोलिए? म्यूट में है, म्यूट करना पड़ेगा उनको। अब आपका सबका अपना अपना अनुभव है, ये आप सब समझते हो, समझे। अगर आपके शाता के परसेंट ज्यादा है, पहले ज्यादा थे शाता के, अब अशाता के आ रहे हैं। पहले आप अशाता के ज्यादा थे, अब आप शाता में जा रहे हैं। पहले रोग बीमारियां काफी देख ले, लेकिन अब निरोगी और स्वस्थ है। या पहले आप निरोगी और स्वस्थ थे, अब आप बीमारियां भुगत रहे हो साहब। तो ये अपने अपने परसेंटेज अलग है। इधर देखिए आप ध्यान से, ये आपकी अलग कर्म प्रकृति है, ये अलग कर्म प्रकृति है, ये अलग है, और सबका टाइम भी अंदर अलग अलग है। टाइम लिमिट जो सबकी बंधी हुई है वो भी अलग अलग है। अब ये कर्म प्रकृति आपकी अलग है, ये कर्म प्रकृति आपकी अलग है। इन सब के साथ में आपकी टाइम लिमिट जुड़ी हुई है साहब। आप ये नहीं कह सकते कि ये कर्म मेरे को आज प्लस पॉइंट में आ जाए, जल्दी आ जाए, पहले मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप समझेंगे। अब शाता की कर्म प्रकृतियां काफी हैं, लेकिन आयुष्य टूट जाए तो क्या करेंगे साहब? आपका आयुष्य जितना है और जितने आयुष्य काल में आप जीवन जी रहे हो, अब ये किसके हिसाब से चल रहा है? आयुष्य के हिसाब से चल रहा है। आपका जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है, ये आप गर्भ में प्रवेश किए थे, यहाँ से आयुष्य चालू हो गया है, और ये यहाँ पर आप गर्भ काल में रहे, यहाँ पर आपका जन्म हुआ, अब ये जीवन आपका चल रहा है।
रनिंग कंडीशन के अंदर आपका जीवन जिस तरह से चल रहा है, आप चलते चलते आ रहे हैं। કેટલું કાંતિભાઈ તમારું કેટલું લખું? आयुष्य कम 110 लखी नाखो। 110। चलो बहुत अच्छा है। मध्य मंदा में गुरु जी। हाँ, आपने 110 लिखा है तो एल्साबेन हंसने लगी। बोलो एल्साबेन તમારું કેટલું લખો? 80। चलो इनका 80। अब आप जिस तरह से जीवन चल रहे हैं और इधर में से आप देखेंगे ये सब कर्म की प्रकृतियां आपकी कब कितने आएगी। अगर ये यहाँ से उदय में आ रही है, ये यहाँ उदय में आ रही है, ये यहाँ उदय में आ रही है, अगर ये यहाँ उदय में आ जाए, अब कल जो है ये कौन सी कर्म प्रकृति कहाँ उदय में आ जाए, क्योंकि ये तो शाता अशाते की, इनको तो आयुष्य से कोई लेना देना नहीं है। आयुष्य अपना काम कर रहा है। आप 80 तक जीने वाले हो, वहां तक में से जिनको जिनका नंबर लग जाएगा वो उदय में आ जाएगी। अब ये कर्म प्रकृति आपकी 150 साल के बाद है और कांति भाई 110 ही जीने वाले, तो नेक्स्ट लाइफ में आप जहां जाएंगे वहां ये उदय में आएगी। तब तक ये स्टॉक में स्टोरेज है, आपने खुद ने बनाई है, आप लेकर के आए हो तो आपके स्टॉक में स्टोरेज है। अच्छा ये देख लिए शाता कैसे बढ़ेगी, जिन्होंने जितनी ज्यादा जीव दया पालन की है, जीव रक्षा की है, उतना ही ज्यादा उनका शाता वेदनीय कर्म बंधेगा। अब इससे अपोजिट जो है, अमिता जी बोलेंगे इसका अपोजिट सेंटेंस। अनम्यूट करो। नीता लुनिया को बोलना है। मथेनुदा में जितना जीव हिंसा की है और जीवों की विराधना की है, वो उतना ही असाता वेदनीय कर्म का बंद करता है। बहुत बढ़िया। अच्छा फर्स्ट प्राइज देखो आज इनका आया है, समझे कि नहीं। अब आपने दोनों समझ लिया, एक कारण मैंने दिया है, अब ऐसे 100 कारण ढूंढ के निकाल लो आप कि जिसके कारण कोई शाता बांधे कोई अशाता। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं जब कर्म फिलोसॉफी चालू करूंगा तब कहूंगा, आज तो ये होमवर्क नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये है कारण। कोई ऊपर वाला तो देता नहीं है, कोई ईश्वर आपके अंदर डाल के तो नहीं भेज रहा है। दिस इज द बिलीफ ऑफ अनदर रिलीजन। Those who are believing that only the God is the creator, he is giving everything. They are saying, but the Jain people will never say like this, God had given me this health and wealth and everything. Not at all. हम अपने कर्मानुसार जो जैसा बांध करके लेके आए हैं वैसा हमको जीवन जीना है। अब इसके अंदर ये कर्म प्रकृति, अब आप ये बोलेंगे कि भाई मैं 40 की उम्र तक इतना स्ट्रांग था, इतना अच्छा था, अब क्या हो गया है। कोई ये कहेंगे, अभी बीना बहन ने कहा कि भाई पहले हम बीमार थे अभी अच्छे हैं, तो वैसे ये चेंजेस आएगा, क्यों आएगा। कब आपकी कौन सी कर्म प्रकृति लाइफ के किस जीवन में कैसे उदय में आ जाए, कब आ जाए, ये हमारी चल रही है। इसके आधार पर आयुष्य कर्म के आधार पर लाइफ चल रही है सब। अब इसके अंदर ये शाता अशाता है, अभी वो दूसरे कर्म सब बाकी है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय, वो हमने अभी बीच में नहीं लाए, तो वो सब कर्म अलग डिवीजन है। अब इसके कारण जो हमारी आज पूरी सिस्टम चल रही है ना, अब सवाल किस बात का है कि जो हम आज पूरी सिस्टम हमारी चल रही है, आज हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य किस पर है, 2 बात पर है। एक तो हमारी जो है ये आपकी और ये जो है दूसरा बिल्कुल आपकी फूड स्टाइल जो है। अब आपको ये देखना है दोनों किसकी सही है, लाइफस्टाइल किसकी परफेक्ट व्यवस्थित चल रही है, फूड स्टाइल किसकी व्यवस्थित परफेक्ट है। बोलो अब इन दो के बीच में आप मुझे ये समझाइए
कि किसको आप परफेक्ट कहते हैं? बोलो ऋषाबेन શું નામ છે? बोलेंगे आप ऋषाबेन कि निशाबेन, क्या नाम है? अच्छा, रसीलाबेन बोलो। रसीलाबेन नहीं। इन दोनों का मीनिंग हमको क्या समझना, कैसा समझना चाहिए? गोकुल जी जैन बोलेंगे। या मथेन वंदामी गुरुजी, सॉरी आपने पहले पूछा था तभी मेरा म्यूट था। तो लाइफस्टाइल मतलब सवेरे हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ, मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, या 24 आवर्स हाउ यू आर your life you are spending, like whether you are getting up early in the morning, what you are exercising, praying, all those things will come in the lifestyle. Secondly, food style means whether you are eating healthy food, sattvic, rajasic, tamasic food, ऐसे टाइप के फूड जैसे खाएंगे, जैसे कोई पिज्जा खाता है तो वो तामसिक फूड है, कोई अच्छा फूड खाता है तो दैट फूड स्टाइल दैट विल डिटरमाइन योर फूड स्टाइल। हाँ जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपका। अब ये आपको समझना है, देखिए इसका नॉलेज सबको होना चाहिए सामने। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इसका नॉलेज आपको सही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे आप? फिर उल्टे चलेंगे हम। ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि हमको पता नहीं है और फिर हम उल्टे चलते जाएंगे। उल्टे का मतलब ये हो रहा है कि रोग बीमारियां होने के बाद भी नहीं खाना चाहिए, वो पहले खा रहे हैं। इसको बोलते हैं उल्टा। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है और फिर भी उसको समझना चाहिए कि मुझे ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो खा रहा है, इसको कहते हैं उल्टा होना, समझे कि नहीं? अब अगर आप इसी तरह से चलते रहे, कभी तो आपने लाइफस्टाइल बिगाड़ दी, कभी आपने फूड स्टाइल बिगाड़ दी, कभी आपने दोनों बिगाड़ दी और कभी आपने दोनों सुधार दी। चार कंडीशन इसके साथ में जुड़ रही है। अब इन चारों के साथ में आप जोड़िए। अब आप लिखिए सब, लाइफस्टाइल आप अच्छी जी रहे लेकिन फूड स्टाइल आपने खराब कर दी सर। लाइफस्टाइल आपने जो है खराब करके रखी है लेकिन फूड स्टाइल आपने जो है प्लस पॉइंट में अच्छी रखी है। तीसरे ने जो है लाइफस्टाइल भी अच्छी रखी है और फूड स्टाइल भी अपने आप में बहुत अच्छी रखी है। चौथा व्यक्ति ऐसा है कि लाइफस्टाइल भी खराब कर दी और फूड स्टाइल भी खराब कर दी। बोलो भरत भाई, हवे आ चार वांचीने कहेजो। म्यूटમાં છો ભરતભાઈ, म्यूटમાં છો તમે। પેલા લાઈફસ્ટાઈલ તમારી સારી હોય તો કદાચ તમારી ફૂડ સ્ટાઈલ પણ ખરાબ હોઈ શકે પહેલા નંબરમાં। બીજા નંબર તમારી લાઈફસ્ટાઈલ ખરાબ હોય પણ ફૂડ સ્ટાઈલ સારી હોઈ શકે। ત્રીજા નંબર તમારી લાઈફસ્ટાઈલ પણ સારી હોય અને ફૂડ સ્ટાઈલ પણ સારી હોઈ શકે। ચોથા નંબર તમારી લાઈફસ્ટાઈલ ખરાબ અને ફૂડ સ્ટાઈલ પણ ખરાબ હોઈ શકે। हाँ, भरत भाई ने खाली ब्लैक बोर्ड पर से रीडिंग किया है। चलो अब आप इसका जवाब कौन देगा? अमी बहन देंगे? एग्जाम्पल के साथ बोलना आएगा आपको? विथ एग्जाम्पल किसको आप कहते हैं? चलो पीयूष भाई शाह। हाँ जी, बोलना चाहते हैं तो जरा जल्दी से आप अपना, मैं नाम जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेता हूँ। हाँ हाँ जी बोलिए साहब। पीयूष भाई बोलिए। हाँ महाराज सर, लाइफस्टाइल अच्छी रहे, मतलब सुबह से शाम तक का आपका जो कार्यक्रम है पूरा वो एक सही दिशा से सही तरह से होना चाहिए। और फूड स्टाइल खराब है मतलब आप जंक फूड वगैरह खाते, टाइम से खाना नहीं खाते, विरुद्ध आहार का उपयोग करते वगैरह। दूसरे में आपने बोला लाइफस्टाइल खराब है मतलब लाइफस्टाइल का आपका देरी से उठना या टाइम से नहीं उठना, जो लौकिक क्रिया है वो टाइम से नहीं पताना, फिर दूसरे एक्सरसाइज वगैरह है, मेडिटेशन है वगैरह नहीं करना है, फिर एसी वगैरह का ज्यादा उपयोग करना है, वो भी एक लाइफस्टाइल डिजीज में आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, उसके सामने हाँ जी। अब प्रीति बेन जैन कौन बोलेंगे साहब?
पिंकी बेन जैन बोलेंगे आप? दूसरे 2 चरण और बोलना बाकी है। चंद्रा बेन नाहटा बोलेंगे? दक्षा बेन, माणिक जी, मोनिका बेन, हाँ मध्याह्न वंदना रेस्ट साहेब। लीजिए खुद थोड़ा सा। हाँ बोलिए। મધ્યાહન વંદના બોલો સાહેબજી, हाँ આપણે बोलिए। સવારના વહેલા ઉઠીએ, એક્સરસાઇઝ બરાબર કરીએ, આપણું બિહેવિયર સારું હોય તો એ લાઈફસ્ટાઈલ આપણી સારી છે, અને સાથે આપણે સાત્વિક ભોજન ખાઈએ, થોડો વિરુદ્ધ આહાર ન ખાઈએ, આપણે ભૂખ લાગી હોય તો પાણી ન પીએ, પણ ભૂખ આપણે ખોરાક બરાબર ખાઈએ, સાંજના આપણે ચોવ્યાર વહેલા કરી લઈએ, એ બધું આપણે કરીએ તો ફૂડ સ્ટાઇલ આપણી સારી છે। અને ચોથા નંબરમાં આપણી લાઈફસ્ટાઈલ જો બરાબર ન હોય, આપણે લેટ ઉઠીએ, આપણે એક્સરસાઇઝ ન કરીએ, આપણું બિહેવિયર સારું ન હોય, આપણે ક્રોધ માન માયા લોભમાં રહેતા હોઈએ તો આપણી લાઈફસ્ટાઈલ ખરાબ થાય છે। અને ફૂડમાં આપણે વિરુદ્ધ આહાર ખાઈએ, કંદમૂળ ખાઈએ, બીજું તામસી ખોરાક ખાઈએ, તે આપણી ફૂડ લાઈફ खराब થાય છે। बहुत अच्छी बात है। जब देखिए अब सवाल ये आ रहा है कि इसको तीसरे नंबर में हमको आना है। आप पहले नंबर में भी मत रहिए, आप दूसरे नंबर में भी मत रहिए, तीसरा नंबर जो है दोनों सुधारनी। ख्याल है कि नहीं? दोनों को सुधारना है। अगर आपके लाइफस्टाइल के अंदर फूड का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है, लाइफस्टाइल गलत है और फूड स्टाइल सही है तो भी नुकसान हो जाएगा, समझे कि नहीं? अब नुकसान किसको होने वाला है? शरीर को होने वाला है, आरोग्य पर ही आपका नुकसान होगा ना, समझे? अब आप देखिए बहुत अच्छा भोजन किया लेकिन भोजन करके तुरंत सो गए। आपने ये प्रिंसिपल छोड़ा, एक प्रिंसिपल अपनाया कि बढ़िया अच्छा भोजन किया साहब, लेकिन आप भोजन करके तुरंत सो गए, चाहे दिन में सोए कि रात को सोए, वहां बाजी बिगड़ गई। अब दिन सोने के लिए है क्या? लाइफस्टाइल का विचार करो पहले। दिन में सोना नहीं है, ये नियम है साहब, लेकिन बहुत लोग जो है वो दिन में भी सोते हैं। કોણ વધારે સુએ છે બીનાબેન? પુરુષો વધારે ઊંઘે કે બહેનો વધારે ઊંઘે દિવસે? બહેનો ઊંઘી જાય છે, જે વહેલા બહુ ઉઠે છે એ ઊંઘે છે, બાકી તો ચાલે છે। चाले। चलो अब ये सबसे बड़ी बात है साहब, अब जो दिन में खा करके सो जाएंगे उनके शरीर में फैट स्टोरेज होती जाएगी और बिल्कुल फैट बॉडी में बढ़ती जाएगी, उनका वेट बढ़ेगा, उनका डाइजेशन नहीं होगा, उनका कफ पोर्शन ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये सारी इफेक्ट फिर बाद में शरीर को तो सहन करनी पड़ेगी, काफी नुकसान होने वाला है। तो ये हम अगर पहले समझ लेते हैं, लाइफस्टाइल के रूल्स हमको समझ लेना है, फूड स्टाइल के रूल्स हमको समझ लेना है। अभी कोरोना चल रहा है तो दोनों को कारण जो है वो इफेक्टेड हुआ है। अब इन दोनों के साथ में जो हमारी चर्या जुड़ रही है तो आपको ये देखना है, अब दोनों के प्लस माइनस पॉइंट जो है वो आपको निकाल के रखना है। एल्साबेन होमवर्क करशो 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स के सेंटेंस आपको लाइफस्टाइल के साथ और फूड स्टाइल के साथ, किसकी बिगड़ती है किसकी सुधरती है, चारों के अंदर, चारों डिवीजन में आपको डिटेल के अंदर जो है काफी कुछ लिखना पड़ेगा। आप खुद होकर के लिखो, दिमाग चला करके लिखो, बहुत अच्छी बात है। अब मनोज जी मैं आपको ये पूछता हूँ, ध्यान से सुनिए, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर उठना कब चाहिए? क्या बोलती है? सुबह नींद में से कितने बजे कब उठना चाहिए? सनराइज के पहले उठना चाहिए। वेरी गुड, चलो फर्स्ट प्राइज आपको। बिफोर सनराइज कितने लोग उठते हैं? यहाँ तो सभी हाथ ऊपर कर रहे। मनोज जी आपने बोला तो सही, लेकिन आपने ये नहीं उठा, आपने कहा बोला कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ? सनराइज उठी तो बाजी। चलो वेरी गुड, ये सबसे बढ़िया अच्छा है। अगर आप बिफोर सनराइज उठते हैं और आफ्टर सनराइज उठते हैं, दो में आसमान जमीन का अंतर है।
बहुत अंतर है। उसकी शरीर पर असर पड़ती है, शरीर पर पड़ती है, मन पर पड़ती है। देखिए शरीर और मन दोनों अलग अलग चीज। जब हम शास्त्र में समझेंगे तो ख्याल आएगा शरीर कैसे अलग है, मन कैसे अलग है, क्यों अलग है। ये नाम कर्म की प्रकृति है, तो नाम कर्म को शरीर भी बनाना है तो मन भी बनाना है। मन भी नाम कर्म ही बनाएगा ना, वो भी एक शरीर का अंग ही है, साथ में ही है, तो उसको भी बनाना पड़ेगा। ख्याल है। अब वो हम थोड़ा सा साइंस में जाएंगे, जैन साइंस के अंदर समझेंगे, तब आपको ये ध्यान रखना है। आज तो एक ही सेंटेंस लिख करके याद रख लो, आत्मा मन નથી અને मन आत्मा નથી। आत्मा मनથી સર્વથા જુદો છે અને मन आत्माથી સર્વથા જુદો છે। आत्मा मन नहीं है और मन आत्मा नहीं है। आत्मा मन से सर्वथा भिन्न है, मन आत्मा से सर्वथा भिन्न है। एक और सेंटेंस जोड़ दीजिए, आत्मा चेतन है, मन जड़ है। उल्टा न हो जाए, आत्मा जड़ है और मन चेतन है, ऐसा भी बोलने वाले दुनिया में है। आपको महावीर स्वामी की बेसिक फिलोसॉफी के प्रिंसिपल परफेक्ट समझना है। और ये एक एक सेंटेंस कांति भी तमारा घरनी अंदर मार्बल ऊपर लगजो, खाली कागल ऊपर नहीं लगता, मार्बल ऊपर खोतरी ने लगजो, इट विल बी परमानेंट। कोई भी घर में आपके गेस्ट आएंगे वो पढ़ेंगे ये क्या लिखा है, आप बोलना कि नीचे लिख देना महावीर स्वामी के परमानेंट प्रिंसिपल्स। ये हमको क्लियर करना। સાહેબ જી એક સવાલ છે, આ મન જડ કેમ, મન જડ છે શું છે, કેમ છે? હવે તમે જ્યારે આપણે કર્મ થિયરી કે ચાલુ કરશો ને ત્યારે તમે અત્યારે ત્યાં પ્રશ્ન લખી રાખો, બરોબર છે? પછી એ વખતે પૂછજો। આજે આપણે સબ્जेक्ट આખી જુદી દિશાનો ચાલી રહ્યો છે। अब हम इसके साथ में ये जोड़ रहे हैं कि आहारचर्या। अब यहाँ पर जो है ये शब्द है, देखिए जैन धर्म के अंदर कहीं पर भी खाना शब्द नहीं आया है। आहार या भोजन, ये दो शब्द हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध है। आप बोलेंगे साहब कि खाना शब्द क्यों नहीं बोलते हम? ये दूसरे सुनीता जी हैं, बोलेंगे आप? सुनीता जी, आंचलिया, क्या नाम है? क्यों भाई? हाँ, क्योंकि बोलिए। ये बाहर खाना इसके लिए नहीं बोलते हैं महाराज साहब कि मतलब किसको खाना, इसमें कुछ एक डेफिनेट तो नहीं है ना। वो आहार बोले तो जो खाने की चीज है उसको बोलते हैं आहार। ये मेरे हिसाब से मुस्लिम लोगों वैशाली से का- आया हुआ शब्द है, उर्दू फारसी का। हाँ, बहुत अच्छा। मंजू बहन चोपड़ा को फर्स्ट प्राइज आया। देखिए अब आपको ये समझ करके चलना है कि हम अपनी लैंग्वेज बोले, समझे कि नहीं? हम शास्त्रों की भाषा बोलेंगे। हम ऐसे शब्द, जिसमें यहाँ खाना शब्द क्यों बोला है कि जिसमें नॉनवेज आता है और वो मुस्लिम लोगों की उर्दू लैंग्वेज है, इसलिए हमारे यहाँ पर कभी किसी को खाना शब्द नहीं बोलना, नाश्ता शब्द कभी नहीं बोलना। नहीं तो बहुत जनरली बोलते हैं, नाश्ता शब्द नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ नवकार्षी बोलते हैं, और संस्कृत का शब्द बोलने तो अल्पाहार बोलते हैं। आया लक्ष्मी? बहुत अच्छे अच्छे शब्द है, हमारी वोकेबुलरी बहुत बहुत रिच है। और एक शब्द कलेवा भी है साहेब जी, एक शब्द कलेवा कर लिया क्या, वो भी है। कलेवा मेरे- क्या होता है? हाँ, मेरे को कलेवा करना हिंदी में बोला जाता है, कलेवा करना। नाश्ते के लिए, नाश्ते के लिए आप देखिएगा डिक्शनरी में कलेवा। 4 बार मत बोलिए माता जी, आप एक ही बार बोलिए, रिपीट मत करो, ठीक है ना? अब आपको ये समझना है कि आहार, मैंने आगे का शब्द क्या लिखा है, L7 पढ़ो, वांचो जो। आहार, आहार और फिर चर्या लिखा है। हाँ, अब यहाँ पर चर्या शब्द जो है ये आयुर्वेद शास्त्र का शब्द है। क्या है? वहाँ चर्या का अर्थ योर बिहेवियर्स, आपका आचरण, आपका पालन जो है वो आपके समय, आहार के बारे में आपकी पालना कैसी है।
आहार के बारे में आप कैसा समझ करके जीवन जी रहे हो, चला रहे हो, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो अब हमको आहार तो किसके लिए हुआ? शरीर के लिए है। अब शरीर के लिए आहार है तो शरीर के लिए कैसा आहार चाहिए था, ये बात आ गई। तो शरीर जो है अब आपको ये देखना है, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जरा ध्यान से सुन लेना और फिर आप सही ढंग से जवाब देना। आत्मा खाए छे के शरीर खाए छे? बोलो मोनिका बेन नो नंबर। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं सब? શરીર અને આહાર બંને પૂતગલ છે અને જડ છે, એટલે શરીરને જ આહારની જરૂર પડે છે, આત્માને આહારની જરૂર નથી. તમે કાકા ફરીથી વિનંતી કરું છું કે બીજી લેંગ્વેજ યુઝ ન કરો. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ માય વર્ડ્સ, ફોલો ધ પ્રોપર વર્ડ્સ. સમજીને બોલશો તો વધારે ફાયદો રહેશે. એટલા માટે શબ્દ જે વાપરે એના ઉપર ધ્યાન આપજો. બોલેંગે डॉक्टर नंदिनी बेन, डॉक्टर नंदिनी बेन, ये डॉक्टर के साथ में आते हैं हमारे यहाँ। बोलो। शरीर शरीर खाता है, शरीर आहार का यूज करता है, अपनी आत्मा नहीं करती। चलो अब बात दोबारा मत बोलना, नहीं तो एक ही बार बोलना, ये आप भी उनके जैसे हो जाओगे, ऐसा मत करना। सीमा बेन बोलिए। सीमा बेन। त्रिकाल वंदना साहब जी, किसी को मेरी शरीर आहार करता है, आत्मा नहीं करती है। विनंती सबको है कि जब प्रश्न का उत्तर देना है तो उतना ही बोलना है। कोई त्रिकाल वंदना नहीं बोलेंगे, कोई मत्स्य वंदना में नहीं बोलेंगे, कोई प्रणाम नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। बाद में पहले स्टार्टिंग में सबने बोल दिया है, स्टार्टिंग में सबने बोला है और लास्ट में सब बोल देना त्रिकाल वंदना वंदन। अभी क्या, जब क्वेश्चन आंसर चलते हो, जब पढ़ाई चलती हो तो बीच में लंबा नहीं करेंगे। और सबको रिक्वेस्ट है कि एक ही बार बोल करके छोड़ दो, फिर वो दोबारा 2 बार 3 बार रिपीट मत करना। जी हाँ, चलिए साहब। पीयूष भाई शाह। आत्मा ખાવાનું નથી ખાતો, આત્મા આહાર નથી માંગતો, શરીરને પોષણ માટે આહારની જરૂર છે. आत्मा खाती है। अब ये दोस्तों, ये है हमारा शरीर। अब आपको ये देखना है कि अंदर जो है वो आत्मा है, और ये जो है आप देख रहे हो जिस तरह से यहाँ पर, अब ये हमारा शरीर। और मैंने सीधा सब शब्द जो प्रश्न पूछा है उसके शब्दों को ध्यान दो। आहार कौन करता है? शरीर करता है या आत्मा करती है? बस सिर्फ इतना सा उत्तर देना है, इधर उधर बात घुमाएंगे नहीं। शरीर करता है, शरीर करता है, आत्मा करती है। हाँ, अभी एक सभी मत बोलो, जिसको पूछे वो ही कहो ना। हाँ, बीना बेन बाजू में बैठा है, जनक भाई ने कहो। नहीं, હું આપું છું। चलो जया बेन बोलेंगे। शरीर को चलाने के लिए आहार की जरूरत होती है। आपने लैंग्वेज क्यों बदली? एक शब्द बोलना है, सबको विनंती है। पूरा सेंटेंस भी मत बोलो, 2 में से एक शब्द बोलना है बस। बोलिए। नीति बेन बोलेंगे। शरीर। चलो इन्होंने बोल दिया, बस देखो ये समझदार है, एक शब्द बोल के छोड़ देना। माता जी बोलेंगे आप? महाराज जी, आत्मा करता है। चलो ठीक है, अब आगे मत बोलना। हाँ, अब इसमें से नीता मेहता कोई बोलेंगे? साहब जी। ठीक है, चलो। हेमलता बेन देढ़िया है, और मगर मैं नहीं बोल सकेगी। ठीक है। बलवंत राज जी मेहता।
नहीं, चंद्राबेन नाटा, केशर देवी वैद, आत्मा। चलो बहुत अच्छा है। पिंकी बेन जैन, शरीर। वैशाली बेन ओसवाल, लीना शाह, शरीर साहब जी। दक्षा बेन, शरीर। चलो जयदीप भाई, शरीर। चलो अब आप सब लोग शरीर बोल रहे हो, मेजोरिटी शरीर वालों की हो गई, और एक खाली एक दो तीन जनों ने, एल्सा बेन ने और दो तीन जनों ने खाली जो है आत्मा शब्द रखा है। अब आप पहले ये समझिए कि यहाँ आपको सबसे पहले ये ध्यान देंगे, शरीर जड़ है, आत्मा ही चेतन है, ये बात तो आप समझ गए। अब इसको बोलना है तो ये चेतन जो है वो कौन? शरीर जो है ये जड़ है। क्यों जड़ है? जड़ पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ पिंड है, इसलिए जड़। आत्मा चेतन। अब मैं दूसरा शब्द लिखता हूं, आत्मा ही करता है, शरीर करता नहीं है, शरीर करण के रूप में साधन है। बोलिए, अभी मोनिका जी बहन नाम जो लिखा है, आपका नाम क्या मुझे मालूम? आत्मा चेतन है, आत्मा करता है और शरीर करण है, जड़, और शरीर जड़ है। हाँ, अब आप समझ गए। तो खाने, भोजन करने की क्रिया, आहार ग्रहण करने की क्रिया, अब वो क्रिया है तो कर्ता कौन है? आत्मा है। फिर करेगा कौन? आत्मा। हाँ, बहुत अच्छी बात। अब आप जो है थोड़ा सा ध्यान देकर समझेंगे विपिन भाई, एक तो लिविंग बॉडी और एक डेड बॉडी। अने बच्चे गुलाब जामुन मूकी दो के रसगुल्ला मूकी दो, अब कौन खाएगा? लिविंग बॉडी। क्यों भाई, वो शरीर तो है ना। फिर शरीर ने टकावा माटे आत्माए खाવું પછી બીજું નહીં બોલો, બીજું नहीं बोलता काका, बीजू नहीं बोलो। शरीर वो भी है, अभी वो शरीर लेके नहीं गए हैं और अभी शरीर पड़ा है, और हम जो है लिविंग बॉडी वाले जिसमें चेतन आत्मा है। अब आपने बाजू में रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिठाई रख दी, साहब कौन खाएगा? वो शरीर होते हुए भी नहीं खाएगा, और आपने अगर डेड बॉडी के मुंह में भी रख दिया तो भी नहीं खाएगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन अंदर कौन है? शरीर के अंदर जो है वो है चेतन आत्मा, वही करता है। और भोजन करने की क्रिया करनी है, तो कर्ता के बिना क्रिया नहीं होगी, तो करेगा तो आत्मा ही करेगा, दूसरा कोई नहीं है करने वाला। हाँ, शरीर साधन है, करण है। शरीर का मुंह है, हाथ है, पैर है, दांत है, जीभ है, होठ है, चबाना है, पेट में जाएगा, वो शरीर है। लेकिन शरीर के अंदर रहने वाला कर्ता जो है वो चेतन आत्मा। अब जरा आगे का प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुन लेना भाई साहब, मैं बरोबर पूछता हूँ, और फिर आप सोच समझ के उत्तर देना, जल्दीबाजी मत करना। अगर हम भोजन करते हैं तो कर्म शरीर को लगते हैं कि आत्मा को लगते हैं? पहले प्रश्न तो समझ में आ गया। हम जो भी भोजन करते हैं, अगर भोजन के अंदर कुछ हिंसा हुई, जीव हिंसा हुई, कुछ ऐसा खाया वैसा खाया, तो कर्म आत्मा को लगेंगे कि शरीर को लगेंगे? आत्मा को। आत्मा को। चलो बहुत अच्छा है। चलो आत्मा को। शरीर को। शरीर को। अच्छा, दक्षा आत्मा को। आत्मा को। हाँ, आत्मा। आत्मा को महाराज साहब। अब 2 बार 3 बार मत बोलो, मैंने विनती की है आपको, एक बार बोलिए, रिपीट मत करिए। चलो अब दूसरे भी हैं, समनीता बेन मेहता, केसर देवी, नीमू बेन शाह, बोलेंगे? चलो जिनकी भी इच्छा है तो बोलिए। ललिता जी साहब जी मैं बोलूं? ललिता जी आत्मा को। परमार, आत्मा को। हाँ चलो ललिता जी परमार भी है कोई?
तो अब ये आप समझ गए क्यों आत्मा को आपने क्यों शरीर, किसी ने शरीर भी बोला है, क्यों शरीर बोला है, क्यों आत्मा बोला है? बोलिए पिंकी बेन जैन, बोलो। हाँ बोलिए आप। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। बहुत अच्छा, देखो फर्स्ट प्राइज आया आपका। अभी ये शब्द बोल लो ना, यहाँ पर ये शब्द बोलेंगे तो और बड़ा प्राइज आ जाएगा। मैं बोलूं? बोलिए। जी, आत्मा करता है और चेतन है, इसलिए जो वो कर रहा है वो आत्मा से ही कर्म चिपकेंगे। और शरीर जड़ है और वो साधन है, इसलिए जड़ को कर्म नहीं चिपकेंगे। बहुत धन्यवाद। देखो इनका डबल बिग प्राइज आया। नेपाल छोटा है, पाकिस्तान बड़ा देश है, इनको पूरा गिफ्ट देते हैं। अब ये आपको समझ करके चलना है साहब। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आत्मा है और आत्मा को ही आहार करना है। बरोबर समझ में आ गई बात? आहार करेगा कौन? तो आत्मा ही करेगी। लेकिन अब इसको करने वाले को सोच समझ करके आहार करना है। अब वो कैसा आहार करे, कैसा नहीं करना है, तो उसको अपना ज्ञान जो है वो अंदर उपयोग में लेना है। ज्ञान के अंदर क्या है, किस प्रकार का ज्ञान है ये? अब यहाँ जो आत्मा के पास ज्ञान है वो विवेक ज्ञान है। अब विवेक ज्ञान पूर्वक जो उसको आहार करना है, तो कौन सा, किस प्रकार का विवेक ज्ञान उसको ध्यान में लेना है? ऑलरेडी मैं कफ एंड कोल्ड से ग्रस्त हूँ। अब मुझे क्या आहार कौन सा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मुझे फ्रिज का पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? मुझे आइसक्रीम खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? मुझे पिज्जा पास्ता या मैदा की आइटम खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? मुझे दही खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अब ये कौन करेगा? ये विवेक ज्ञान है, ये विवेक का काम है, समझेंगे। एक भाई साहब एक गेस्ट के रूप में दूसरे के घर गए, उन्होंने पहले दही दिया और फिर उन्होंने कहा आइसक्रीम बहुत अच्छी बनी है, और फिर उन्होंने कहा ये काजू की कतली है, मिठाई भी अच्छी बनी है। अब गेस्ट के रूप में गए हैं तो ना कैसे कहना साहब, कांति भाई મહેમાન થઈને જાઓ તો પછી જે આપે ખાવાનું કે ના પાડવાની? ના પાડવાની. ना पाड़वी જોઈએ. फिर गेस्ट को बुरा लगेगा, खराब लगेगा तो क्या करेंगे? वो उनका प्रॉब्लम है. તમારા ના કહેવાથી બીજાને ખરાબ લાગે તો શું કરવું? શું કરીએ? એનો જીવ છે, એનો આત્મા છે, એનો કર્મ છે. अब ये बड़ी समस्या है बोलने में। यहाँ तो आप जरूर बोलते हो, लेकिन जब तकलीफ आ गेस्ट के रूप में जब जाते हो तो क्या यहाँ तो कहीं बोला नहीं हो जे आपे खाई लेवा, એવું ખરું ને તમારે? ના જરાય નહીં. ના ના. चलो अब ये समस्या है भाई साहब, देख लीजिए, समझे। और जब ऐसा मौका आता है, शादी का मौका, सगाई का मौका, कन्या देखने जाते हैं या दूल्हा देखने जाते हैं, और फिर वो जो बना ले, जैसा बना ले साहब, अब वहाँ कुछ बोलना चाहिए कि फिर जो है वो खा लेना चाहिए? बोलना चाहिए। वहाँ तो लोग टेस्ट की पंजे में जो आ गए तो गए काम से. बोलना चाहिए। अब ये देखिए साहब, बहुत बड़ी बात है। अब इसके अंदर आपने खाने के साथ में अपने शरीर का, और शरीर के साथ में दो शब्द में जोड़ रहा हूं। ये शब्द मैंने जोड़ा है शरीर की प्रकृति। અહીંયા प्रकृति એટલે नेचर है। अब शरीर की प्रकृति सबकी अलग अलग है, समझे कि नहीं? अब ये शरीर की प्रकृति जब आप देखने जाए तो इसके अंदर जो है, ये शरीर की प्रकृति नंबर 1 ये वात है, दूसरी तरफ ये शरीर की प्रकृति में पित्त है, और ये तीसरे शरीर की प्रकृति में कफ। ये शरीर की प्रकृति जो वात है वो गैस के रूप में है, ये पित्त एसिड के रूप में है, और ये कफ के रूप में है साहब। ये शरीर बना है इन तीनों का कॉम्बिनेशन है।
आ रहा है ख्याल में? वात, पित्त और कफ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ये पूरा शरीर है। अब आपके ख्याल में आ गई बात, समझे कि नहीं? बोलो डॉक्टर नंदिनी बहन, आप डॉक्टर ही बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ बराबर कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, बोल दीजिए। आप बराबर कह रहे हैं। वात, पित्त और कफ तीनों से अपने शरीर की प्रकृति होती है। तीनों शरीर की रचना में, शरीर की रचना के मुख्य घटक अंग जो है ये वात, पित्त और कफ है। इसलिए अभी प्रकृति नहीं बनी, अभी वात, पित्त और कफ ये तीनों इक्वल बैलेंस में है तो आप स्वस्थ है। ये शब्द आपको बोलने हैं। अनीता जी बोलेंगे। ब्लैक फंगस आ रहे थे, अब 20 आने लगे। हाँ सर जी बोले, अनम्यूट करना पड़ेगा। रसीला बेन अनम्यूट करके। साहब जी, वात, पित्त और कफ अगर तीनों बैलेंस है तो आप स्वस्थ हैं। बहुत अच्छा, चलिए साहब, अब ये आपको गैलरा जी बोलेंगे। आप अशोक जी, गैलरा जी। हाँ, ये वात, पित्त और कफ से बना हुआ इक्वल बैलेंस रहेगा तो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा। बरोबर है। अब देखिए, वात, पित्त और कफ ये हमारे शरीर के मेन इंग्रेडिएंट्स है, कंटेंट्स है। शरीर बना ही इसी से है। अब बना ही इसी से है तो तीनों का इक्वल बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जब ये डिस्टर्ब हो जाता है, वात बढ़ जाए और कफ घट जाए। अभी कोरोना के अंदर क्या चल रहा है? कफ बढ़ रहा है, वात घट रही है। और किसी का कफ वात के साथ बढ़ रहा है, किसी का पित्त कफ के साथ बढ़ रहा है, दो मिक्स होकर के बढ़ रही है। तो वो जो है उनकी बीमारी है। आ रहे ना? अब आरसीपीआर की जितनी टेस्टिंग हो रही है वो किसकी हो रही है? कफ की हो रही है। जो भी है पूरे देश के अंदर 130 करोड़ के पॉपुलेशन में हर जगह पर जाएंगे, सबके नाक में से वो लेंगे तो जो भी लेंगे वो कफ का पोर्शन है। उनको क्या देखना है कि कफ के पोर्शन में अगर इस कोरोना के बैक्टीरियल जर्म्स है कि नहीं है, बस उनको उतना ही देखना है। लेकिन कफ की अनेक बीमारियां हैं। कॉमन कफ एंड कोल्ड जो आज इतने वर्षों से लोग को होता आ रहा है, तो कभी कोरोना का प्रश्न नहीं था। लेकिन कोरोना के जो कोविड के बैक्टीरिया है, उनका काम कफ में जाकर बैठना है। वायु तो शरीर के अंदर पूरा घूमता रहता है, तो कफ में जाकर के बैठ करके ही वो अपने शरीर की अपना मल्टीपल कॉपीज तैयार करेगा। दैट इज कॉल्ड इनक्यूबेशन पीरियड। जैसे ही कोरोना का वायरस आपके नाक से या गले से, मुंह में से, कहीं से भी बॉडी में एंटर हुआ, तो उसको जाकर के पहले कफ पर बैठना है। और कफ में उसको चांस मिल जाता है तो कफ का स्टोरेज कहाँ है? नाक के अंदर है, कंठ गले के अंदर है, यहाँ पर फिर लंग्स में है सा। तो नाक से अंदर जाएगा तो गले में उतरेगा ना। अगर वो नाक से ही नहीं गया तो उतरेगा ही नहीं। आप क्या करिए, 2 ड्रॉप खाली जो है शुद्ध गाय के घी के नाक में लगा दो। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आइदर यू कैन यूज द मस्टर्ड ऑयल या आपको कोकोनट ऑयल, बिकॉज इट इज ऑयली थिंग, एक स्निग्ध पदार्थ है, वो आपने नाक में लगा दिया, 2 ड्रॉप लगा दिए, then this type of virus or bacteria will not enter in your body. ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो गया ऐसा। अभी तो ये परिस्थिति आ गई कि लोग मास्क से बीमार होने लग रहे हैं। लोग रोज मास्क को धोते नहीं है, साफ करते नहीं है। एक बार छींके आ गई या बाहर किसी सामने वाले को आई या आपको आ गई, तुरंत आपको मास्क निकाल करके धो लेना चाहिए, तब तक आप दूसरा पहन लो। अब ये परिस्थितियां अगर और बिगड़ती जाएगी तो समस्या बढ़ती जाएगी सर। और सबसे पहली बात है कि अपनी बॉडी चेक करो, अंदर कफ बढ़ना नहीं चाहिए। पहली बात यहाँ से शुरू करिए। कफ है, कंपल्सरी है,
कफ बॉडी की लिमिट में है, लेकिन कफ के परसेंटेज बढ़ जाएंगे। अभी इक्वल लेवल में हमने 33% लाया, लेकिन अगर आपका 50% कफ हो गया तो क्या होगा? इम्बैलेंस हो गया। अब कफ का स्टोरेज ज्यादा हो गया तो बैक्टीरिया को, वायरस को बढ़ने के लिए उसको चांस मिल जाएगा। आप देख रहे हैं आंख में जो कफ आता है, आंख में गुजराती में पिया बाजे छे, तो ये पण कफनो ज भाग है। आप आंख साफ करते हैं, वो जो निकलता है वो भी कफ का भाग है। गले में से थूकते हो तो वो भी कफ का भाग है। नाक में से साफ करके निकालते हो वो भी कफ का भाग है। कभी कफ एकदम पतला होता है, पानी की तरह से बहता है, लेकिन उसमें चिकनाहट होती है। लेकिन वही कफ जैसे जम जाए तो वो बिल्कुल घट्ट बन जाता है, एकदम जाड़ा गाढ़ा बन जाता है। फिर वही कफ जो है वो अगर फंगस के साथ, बैक्टीरियल ग्रोथ के साथ बढ़ जाए तो वो येलो हो जाए, ग्रीन हो जाए, और कलर के हो जाते हैं। आपको पहला ही सावधानी वही रखनी है कि कम से कम कफ जो है वो ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। कई लोगों का खान पान खराब है कि उनका एसिड बढ़ता है, पित्त ज्यादा बढ़ता है। तो जो लोग कफ बढ़ने वाले खुराक खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रात को दही खाया तो कफ जरूर बढ़ेगा, रात को मिठाई खाई तो कफ जरूर बढ़ेगा, मैदा की आइटम खाई तो कफ जरूर बढ़ेगा, आइसक्रीम खाया तो कफ जरूर बढ़ेगा, आइसक्रीम आपने क्यों बनाते हैं दुनिया में? फ्रिज में खाया तो कफ जरूर बढ़ेगा, आप फ्रिज की वस्तु खाई तो आज बढ़ेगा, आपने एसी में रह करके खाया तो कफ बढ़ेगा, खा करके सो गए तो कफ बढ़ेगा। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दैट। अब ये जो है उनको बहुत अच्छी सावधानी रख लेनी चाहिए। डोंट गो फॉर मेडिकेशन, वेरी फर्स्ट ऑफ टू फॉलो द रिस्ट्रिक्शंस। पहले दवाई नहीं करनी है, पहले जिन कारणों से रोग बढ़ रहा है उसको बंद करिए। अब आपको ये समझ करके बोलना है सब, बहुत अच्छी तरह से सोच समझ करके बोलिए तो आपको ये ख्याल आएगा। जया बहन बोलेंगे बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जी, शरीर की अपनी प्रकृति पहले देखनी है कि आपकी प्रकृति क्या है। जैसे कफ की प्रकृति है तो ठंडा नहीं खाना है, और मिठाई नहीं खानी है, दही नहीं खाना है, और खाते ही सोना भी नहीं है, मैदा के आइटम नहीं खाना है, उससे कफ और बढ़ेगा। मैं आपने सब बोला लेकिन आपको प्राइज नहीं आया। जो लास्ट का प्रिंसिपल था वो नहीं बोला आपने। बोलो बीना बेन, बोल नीमू बेन शाह बोलेंगे आप? हाँ बोलिए। हाँ बोलो। वात पित्त और कफ तीनों बैलेंस होना चाहिए। और जो लास्ट सेंटेंस प्रिंसिपल था वो बोलना है आपको। हाँ बोलिए। हमको दवाई नहीं खानी है, परहेज करना है, रिस्ट्रिक्शंस लेनी है। हाँ, इनका फर्स्ट नंबर, पहला प्राइज इनको आया। देखिए भरत बोलो, वापस बोलेंगे आप? नहीं। प्रवीण भाई? अपने शरीर में आपको बेसिक प्रिंसिपल, हमको पहले दवाइयाँ नहीं लेना है, शरीर के अंदर दिखना है इस तरीके से। हाँ, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप हर बात में पहले दवाई 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 मत करो। आप ख्याल है हमारी कुछ गलती के कारण शरीर में रोग बढ़ा है। हमारी गलती कहाँ हुई है, हमने कहाँ गलती की है, मैं ये आपको कहता हूँ। अब जिसका भी कफ बढ़ जाएगा उसकी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होती जाएगी। इम्यून सिस्टम बिगड़ी है तभी जाकर कफ बना है, नहीं तो नहीं बनता है। बोलिए ललिता जी, जैन बोलेंगे। इम्यूनिटी सिस्टम खराब होगी तो ही कफ बढ़ेगा। हाँ बरोबर है, ये आपको समझ करके चलना है। अब आपने कफ ज्यादा स्टोरेज हो गया, लंग्स भर गए, स्टमक भर गया, समझे कि नहीं, तो शरीर का नेचर है उसको तो बाहर फेंकना ही है।
शरीर तो बाहर फेंकेगा ही फेंकेगा सब। आपको ये देखना है कि कम से कम मेरा कफ बढ़ गया है, ये मुझे अगर अच्छी तरह से ख्याल आ जाता है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे कारण ढूंढना है पहले और उस कारण का निवारण करना है। हाँ, एक बेसिक प्रिंसिपल लिख लेंगे कि मैं लिखूं बोर्ड पर, संस्कृत का शब्द है। हाँ, अगर मैं लिखूं, ये सब मिटाना पड़ेगा। हाँ, देखिए माता जी पढ़िए, बोर्ड पर पढ़िए, मैंने क्या लिखा है देखो। कारण निवारणमेव उपचारम। हाँ बोलो, अब आप इसका अर्थ समझ में आ रहा है? कारण का निवारण करना ही उपचार है। बहुत बढ़िया, चलो फर्स्ट प्राइज आया आपका, बहुत अच्छी भाई। अब आपको ये समझना है, चंद्रेश भाई बोलो, बेसिक प्रिंसिपल बोलना है आप। कारण जरूरी है, सबका कारण का निवारण करना ही उपचार है। का निवारण। हाँ बहुत अच्छा, देखो इनका एल्सा बेन का फर्स्ट प्राइज आया। पहले आप संस्कृत लैंग्वेज है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है, आपको जिस कारण से बीमारी आई है, जिस कारण से तकलीफ हुई है, आपको सबसे पहले उस कारण को बंद करना है। अभी इसके अंदर पहले बताया कि भी कोरोना के अंदर आप ठंडा पानी बंद करिए, गर्म पानी पीना चालू करिए। बुखार हो गया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठंडा पानी बंद करिए, गर्म पानी चालू करिए। सबसे बढ़िया पहला उपचार वही आया। आपको किस कारण से हुआ है ये आपको समझना है, समझे कि नहीं? तो बहुत अच्छी बात है, हर चीज के अंदर समझना है। मैं अगर पानी का विषय लेता हूँ तो मुझे 2-3 दिन तक पानी का विषय समझाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता है उसके अंदर। भाई ये सब आयुर्वेद शास्त्र के बेसिक प्रिंसिपल्स है। पानी की बहुत बड़ी पानी के ऊपर तो शास्त्रार्थ चर्चा है, विचारणा की है, शास्त्र में लिखा गया है, और वो आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। और वो 2-4 शायद दिन पड़ेगी, 1 महीना तक समझना पड़ेगा, बिना उसके हमारा स्वास्थ्य नहीं सुधर पाएगा। अब जो है, जिस तरह से आपको ये ख्याल आना चाहिए कि हम जो कारण है, किस कारण से आप बीमार पड़े, क्यों बीमार हुए, आपकी गलती कहाँ हुई है, किसी न किसी कारण से। एंड इफ यू आर एज ए मदर, then you have to find out the reasons of the whole family members. In your family, if there are 5 members, 10 members, 2 members, whoever so may be, you have to find out all the reasons of all other persons. आपको सबका कारण ढूंढना पड़ेगा। छोटा बच्चा बीमार क्यों हुआ है, बड़ा बीमार क्यों नहीं हुआ है, बड़े को बीमारी क्यों आई, छोटे को क्यों नहीं आई। अब शरीर में जो जाएगा वो तो आहार और पानी, 2 के सिवाय तो तीसरी वस्तु ही नहीं। शरीर में जाने वाली 2 ही चीजें। अब दोनों के नियम आपने बिगाड़े क्या, कब बिगाड़ा, कैसे बिगाड़ा, खाने के पहले पानी पिया कि खाने के बाद में पानी पिया? बोलो चंद्रेश भाई, क्यारे पानी पीवू જોઈએ? जमवा पहला पीवू के जमवा પછી पीवू? जमवा પછી પીએ છે સાહેબ। चलो इनका कहना है जमवा પછી पीवू। चलो डॉक्टर, हाँ ये डॉक्टर साहब नंदिनी बहन। પહેલા પીવાનું, નહીં તો આઈડિયલી જમવાના અડધો કલાક પછી જ પીવાનું। आपका भी प्राइज नहीं आएगा, पहला पीवानु बोले। बोलो रसीला बेन। ઈચ્છા હોય તો જમવાના 1 કલાક પછી। चलो बहुत धन्यवाद। बोलो हवे कोने बोलवू छे? गेलड़ाजी बोलेंगे आप?
पिंकी खाने बेन के जैन, आधा घंटा बाद। अच्छा पिंकी बेन जैन, खाने के आधे घंटे के बाद पीना और खाने के आधे घंटे पहले भी नहीं पीना है। हंसा बेन, मंजू बेन जैन, दक्षा बेन, ખાવાથી 1 કલાક પહેલા બી પાણી ન પીવું જોઈએ ને ખાવા પછી પણ 1 કલાક પાણી ન પીવું જોઈએ। चलो वेरी गुड। इनका अभी आपका फर्स्ट नंबर आया लेकिन प्राइज नहीं आ रहा है, तो तीसरा एक सेंटेंस और जोड़ के बोलेंगे आप। हाँ बोलिए। डाइजेशन के लिए वो जठराग्नि मंद कर देता है। पानी पहले पिए तो भी जठराग्नि मंद हो जाएगी और खाना खाने के बाद भी डाइजेशन नहीं होगा पानी तुरंत पिएंगे तो। आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिया लेकिन तीसरा सेंटेंस बोलो। एल्स खाने के एल्स बीच में पानी पीना चाहिए। नहीं, आपको प्राइज लेना है, तीनों बोलो, सही बोलो। ओके। खाने के 1 घंटे पहले पानी पीना चाहिए नहीं चाहिए, खाने के बीच में पानी पीना चाहिए और खाने के 1 घंटे के बाद भी पानी पीना चाहिए। हाँ अभी खाने 3 के सेंटेंस बीच बोला में है। पानी तो नहीं पीना चाहिए। खाने के बीच में पानी नहीं, आहार लेने के पहले, आहार लेने के बीच में और आहार लेने के बाद में। अभी किसी को प्राइज नहीं आ रहा है साहब। एल्सा बेन का नंबर आ रहा है फर्स्ट, लेकिन प्राइज नहीं आ रहा है। हाँ तो ये हमको समझना तो पड़ेगा ना, ये बातें हमारे बहुत काम की है, तो कैसे समझे हम इसको। तो ये आपको पहले, हाँ नियम जो है इसका तो खुलासा कर लेते हैं। खाने के 1 घंटे पहले नहीं पिएंगे, खाने के बीच में 1 कटोरी गर्म पानी पिएंगे और खाने के लास्ट में 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। लेकिन खाने के बीच में तो आपको समझ करके चलना पड़ेगा। ये हमारे लिए शरीर के मुख्य आयुर्वेदिक बेसिक प्रिंसिपल्स है। अब आप ये बोलो कांति भाई शू थई जाए, एમાં શું થઈ ગયું, પીધું તો શું થઈ ગયું। ये हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भूख लगे, इच्छा हो जाए, प्यास लगे, तो ये सब बातें हमको बहुत काम की है, बहुत काम की है। और ये क्योंकि उससे सीधे कफ का संबंध है। कहने का मतलब ये है, अगर आपने 1 घंटे पहले के बजाय अगर 10 मिनट पहले पानी पिए और खाने बैठ गए तो आपका डाइजेशन कम हो जाएगा और कफ बढ़ जाएगा। अगर खाने के बीच में भी आपने ठंडा पानी पी लिया तो भी आपका नुकसान हो जाएगा, कफ बढ़ जाएगा। खाना खा के उठे और तुरंत पानी पी लिया फटाफट तो भी आपका सब कुछ जो है मामला बिगड़ जाएगा साहब। तो ये आप बेसिक प्रिंसिपल समझ करके चलना है, क्योंकि वो विवेक ज्ञान में है। अब यहाँ आयुर्वेद का एक बेसिक प्रिंसिपल आपको मिल गया, कारण निवारणम उपचार। पहले इतना ही काम करना है, मुझे कारण का निवारण करना है। आई हैव टू फाइंड आउट माई ओन रीजंस। मुझे इसका इतना कब क्यों बढ़ा, तो मुझे इसका पहले नियम समझ लेना चाहिए। मैंने रात को दही खाया क्या? एक भाई साहब इधर कल्याण में है, विजय भाई, वो आते थे तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा ही रात को दही खाता हूँ। अब उनको ऐसी बीमारी लग गई, डायबिटीज, इतने वर्षों से लगी है और जाती है 400, 500, 600 पर, लेकिन वो आदत छोड़ने को राजी नहीं है। वो बोलते હવે महाराज મને 65, 65 तो થઈ ગયા, હવે મરવાનું જ છે ને તો હું કામ ખાવાનું છોડું। उनको तो फिर उनको कौन समझाए साहब। नहीं बोले रातना 9 वागे मारे दही જોઈએ ખાવામાં। अब कैसे समझाना उनको। मैंने कहा भाई ठीक है, जब इच्छा ही आपकी है मरવાનું જ છે तो પછી, और डायबिटीज के पीछे लाखों रुपए खर्च कर दिए। मैंने कहा आप खाली रात को दही खाना बंद करो, तो क्या मरी जाऊँ तो ना करो। तो मैं कहता मरो फिर, आपकी इच्छा है तो मैं क्या करूं। अब क्या करना कैसे, एक कारण छोड़ने को तैयार नहीं, दही तो वही तैयार है। अच्छा उनकी श्रीमती जी दही तो फ्रिज में ही रख के बनाती है, आप लोग सब कैसे बनाते हैं नीति बहन बोलेंगे? महाराज जी मैं रात को माइक्रोवेव ओवन में रख देती हूँ बनने के लिए, एंड सुबह फिर बाहर निकाल देती हूँ और फिर फ्रिज में रख देती हूँ।
देखो ये डबल एक्सपर्ट है। आप कहाँ के हैं समझे? मैं अमेरिका के हैं कि रशिया के? नहीं नहीं बैंगलोर में हूँ महाराज जी। अरे भगवान, तो ये गलती मत करो आप कोई। मुझे लगता है मैं जितने लोगों को पूछूंगा तो 90% उत्तर क्या मिलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अक्सर लोग फ्रिज में रख करके बनाते हैं, ऐसा समझ में आया। यस, होने के बाद, दही अक्सर होने के लोग, बाद रख देते हैं फ्रिज में। बनने के हाँ, साथ, तो लेकिन अब आप, महाराज जी फिर नहीं तो बाहर रखेंगे वो खट्टा होता जाता है ना, फ्रिज में रखना पड़ता है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि दही खट्टा खाना चाहिए कि दही एकदम बिल्कुल जेने गुजराती में मोड़ू कहेवाय छे? नहीं, खट्टा नहीं खाना चाहिए, ताजा बना खाना चाहिए। अब आपकी बुद्धि है कि आपको ज्ञान है? जी, आपकी बुद्धि, आपकी स्पेशल बुद्धि है कि आपने कोई शास्त्र में पढ़ा हुआ है? नहीं महाराज जी, मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा, मुझे पता नहीं कहाँ से कैसे पता चला, आई डोंट नो। कहाँ से आपने ये अपना बेसिक प्रिंसिपल कैसे बना लिया? नहीं, क्योंकि उसको वार्म प्लेस में रखना होता है ना महाराज जी, मतलब फिर इसलिए माइक्रोवेव ऑफ रहता है, उसको ऑन नहीं करते, खाली एक वार्म प्लेस में मिल जाती है, वहां रख के मॉर्निंग में वो जम जाता है एंड फिर उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। आपने माइक्रोवेव घर में किसकी सलाह से लाया है, किसके कहने से लाया है? ओ माय गॉड। माइक्रोवेव जरूरी है क्या? हजारों साल पहले हमारे पेरेंट्स, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब थे, किसी ने माइक्रोवेव नाम सुना था, लाया था क्या? तो फ्रिज कुछ भी नहीं था। अच्छा, मैं आपको ये पूछता हूँ कि आप सर्च करके मुझे नेक्स्ट फ्राइडे बताना, माइक्रोवेव इज इट आल्सो कॉज फॉर कैंसर और नॉट? आप सर्च करके मुझे नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास में सबके सामने बताएंगे। हाँ, अब ये बातें काफी बहुत काम की है साहब, ये सब बातें बहुत काम की है। तो और आप लोग अगर इधर क्लास में बैठते हो तो बताइए मुझे क्या सिखाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए? ये नीति बहन ने बोला, इनके शब्द मुझे सबको बताना, समझाना कि आई शुड हैव टू करेक्शन इन दैट। इनका नॉलेज है, इनका नॉलेज करेक्ट करने जाएंगे तो इनको बुरा लगेगा। अरे मैं तो इतने बरसों से तो माइक्रोवेव में ये महाराज नए कहाँ से आ गए? नहीं नहीं महाराज साहब, I will not question at all. I will not question you. I will trust you महाराज जी, believe me. चलो, वेरी गुड। आप लोग कभी पालीतना यात्रा करने गए मनोज जी? हाँ जी, गया हूँ। तो पालीतना में जो है रास्ते में वो दही देते हैं सबको, मालूम है? देखा है ना? तो उनको पूछा है कभी आपने कि ऐसा अच्छा दही कहीं फ्रिज में रख के जमाया है, किस में जमाया? नहीं, ऊपर पहाड़ में रख के आते हैं। क्या पहाड़ में रख के आते हैं? हाँ, बस made on the mountain. ये तो it's made on the mountain. उनके घरों में तो फ्रिज ही नहीं है, पहली बात तो। उनके पास फ्रिज नहीं है, वो मिट्टी की कुल्हड़ी में जमाते हैं और वो आपको लाके खिलाते हैं। आप देख लीजिए, बिल्कुल पत्थर जैसा जम जाता है, उल्टा करो तो भी नहीं गिरता है। यस, करेक्ट। ये अभी ये नीति बहन को समझाइए कि उनके पास भेजो उनको पालीतना, जाओ एमना घरे कि एमने ત્યાં माइक्रोवेव छे कि नहीं, फ्रिज छे कि नहीं। अब ये गलती आप करेंगे, अगर आप फ्रिज में रखा हुआ दही खाएंगे तो कंपलसरी आपको डायबिटीज होनी ही होनी है। ये बीमारियां लगने ही वाली है, आपका कफ खराब होगा ही होगा, कफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर आपको कोरोना तैयार बैठा है। उनके वायरस को तो घर चाहिए साहब। एक बात बोलने, बोलिए ना जल्दी, इतनी देर में तो बोल लेते आप। फ्रिज में दही रखते हैं और फ्रिज में जब बाहर दही निकालते हैं ना तब उल्टा ज्यादा खट्टा होता है, क्योंकि फ्रिज के टेम्परेचर से वो दही को बहुत नुकसान करता है और इतना खट्टा हो जाता है। मैंने बहुत बार इसका अनुभव करके मतलब आपको बोला है कि फ्रिज में रखते ही वो दही बहुत जल्दी बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है बाहर निकालते ही। आपकी बात कोई नहीं मानेगी, नीति बहन तैयार है आपसे लड़ने के लिए।
बोलो अब क्या करना है। ये पिंकी बहन जैन है और ये हमारे डॉक्टर तो है ही वैसे भी, समझे कि नहीं। अब आपके साथ झगड़ने के लिए 10 जने तैयार हो जाएंगे। अब क्या करना है? साहब जी टाइम हो गया है, जस्ट वांटेड टू लेट यू सवाल नो। जवाब करते हैं ना। हाँ हाँ लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है नए संसार की, जो लोग कमाते हैं, करते हैं और संसार चलाते हैं, तो उसमें जल्दी जल्दी कैसे हो पाए तो हम ज्यादा काम कर सकें, बच्चों को खिला सकें, स्कूल भेज सकें, हस्बैंड जॉब पे जा रहे हैं, टिफिन बनाना है। तो ये संसार की बातें हैं, उसमें ये जो आधुनिक चीजें आ रही है वो अच्छी नहीं है, लेकिन ये लाचारी हो गई है सभी की। दैट इज द प्रॉब्लम। कांति भाई की बात सबने सुनी। अब लाचारी हो गई और ये लाइफस्टाइल हो गई है, तो बीमारी को भी लाइफस्टाइल बना लो फिर। बस वही चीज अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन वो उनका परिणाम जब आता है तब पता लग जाता है कि ये तो बीमारी क्या भी है। तो लाइफस्टाइल हो गई ना आज की तारीख में। तो जी जी ये तो है। कई लोगों को नहीं आप सुनिए, कई लोगों को सर्दी खांसी कफ जो है वो 2-2 4-4 महीने खींचते ही चले जाते हैं। कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं कि 12 ही महीने सर्दी खांसी कफ चलती। अब इसका क्या रास्ता है साहब? एक मम्मी आई थी बॉम्बे से, भाईखला से एक मम्मी अपने बच्चे को लेके आई। उसका बच्चा 3-4 साल का है और डॉक्टर ने बोला कि उसके कफ के गले में सर्दी होती है, तो 3 ऑपरेशन तो कर दिए। अब मम्मी वो इधर आई थी हमारे पास पुनः, तो मम्मी बोल रही है हमारा सब डॉक्टर कहते हैं कि गले में चौथा ऑपरेशन और करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों भाई, किस बात का? नहीं महाराज जी, अभी 3-4 साल का बच्चा हुआ है और इसको 3 ऑपरेशन गले में, अभी और चौथा करना है, ये क्या नाटक लगाया? नहीं डॉक्टर ने बोला है। अरे डॉक्टर ने बोला है, आपकी इसके कंप्लेन क्या है, क्यों? तो बोले कफ सर्दी बहुत होती है। तो कफ सर्दी होने से गले में ऑपरेशन करने से कफ सर्दी मिट जाएगी? और 3 ऑपरेशन करा लिया उसमें भी नहीं मिटी, फिर चौथा और कराओगे? ना क्या करूं, मैं तो नहीं समझती। डॉक्टर बोल रहे। मैंने कहा पहले आप ये बताइए बच्चे को क्या खिला पिला रहे, क्या खा रहा है, क्या पीता है, कैसा है क्या है। अब आप सोचोगे 15 मिनट के बाद उनकी डिटेल सुनते सुनते मारा साहब શું કહું, આ સમજતો નથી અને ફ્રીજ ખોલીને દહીં ખાઈ લે છે। तो मैंने कहा ये कब से खा रहा है? तो बोले ये तो 2-3 साल से खा रहा है। જ્યારે પણ ફ્રીજમાં ખોલે છે ફટ દઈને કાઢીને દહીં ખાઈ લે છે। तो मैंने कहा माताजी पहले कारण निवारणम, अब उसका कारण आपको पता है तो फिर डॉक्टर को कभी कहा आपने? तो कि नहीं मैंने तो नहीं कहा। तो मैंने कहा अब आप इसका चौथा ऑपरेशन मत कराओ, खाली ये आप फ्रिज में दही रखना ही बंद करो। महाराज फ्रिज वगर तो दही थाय नहीं ने પછી फ्रिज वगर तो दही यही एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा जब दुनिया में फ्रिज तो क्या करते थे लोग, रोते थे क्या? मैंने कहा आप पहले 1 महीना बंद करो ना, पण बीजाने तो खावा જોઈએ ने। तो मैंने कहा कि भाई आप फ्रिज में रखना बंद करो और बच्चे को खाना बंद कराओ, बस सबसे बड़ी अच्छी बात है। आप मानिए बड़ी जबरदस्ती की और 1 महीना उन्होंने जो है ये किया, दही नहीं बनाना, फ्रिज में ही नहीं रखना, भले ही बच्चा 10 बार खोले। फिर डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा कि એને સારું થઈ ગયું છે, હવે ઓપરેશનની જરૂર નથી। तो मैंने कहा उसको डॉक्टर को जाके पूछ के आओ कि 3 बार ऑपरेशन में आपने क्या किया था और क्यों किया? ना मारे साहब हमारा 4.5 लाख रुपया गया। मैं क्यों और 10 लाख, आपको करोड़पति है, क्या फर्क पड़ता है, देते रहो पैसे, लेकिन बच्चे की लाइफ तो बिगड़ रही है ना। ये क्या नाटक किया है, क्या गले में ऑपरेशन किया है, किस बात के पैसे लिए? मैंने कहा जाओ या तो कोर्ट में केस करो, पुलिस में FIR करो। मारे साहब હવે જવા દો ને, ગયા तो શું કરવાનું? मतलब तुम करोड़पति हो, तुमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे पहला काम कारण का निवारण, वो मैंने आपको नाम ले कि विजय भाई जो है वो रात को 9 बजे ही दही खाते हैं। अब उनको कौन समझा ऐसा? जिसको कारण रोकना ही नहीं है, कारण छोड़ना ही नहीं है, उनको तो दुनिया में कोई भगवान भी नहीं समझा सकते। अब उनकी डायबिटीज 500 और 600 पर जा रही, डॉक्टर तो कोई पूछते नहीं है, ये डॉक्टर को कहते नहीं है। डॉक्टर कहते ये इंजेक्शन ले लो,
अब आपका इंसुलिन डबल कर देते हैं, आपकी गोलियां डबल कर देते हैं, आपका ऐसा वैसा चक्कर चल रहा है। अब कैसे मिटेंगे रोग, कैसे मिटेंगे? आज की तारीख में कांति भाई आप बोलते हो, लेकिन मैं आपको ये पूछता हूँ कितने डॉक्टर लोगों ने जो है काढ़ी लेके हाँ केवल काढ़ी कितने डॉक्टर लोगों ने कितने लोगों की डायबिटीज मिटाई है? बिल्कुल नहीं मिटा सकते। लोगों के डायबिटीज क्योर हो गई है? पॉसिबल नहीं है। अब आप ये प्रिंसिपल चलो, इस बेसिक प्रिंसिपल चलो, विदाउट एनी मेडिसिन आपका डायबिटीज क्योर हो सकता है, 100% परफेक्ट क्योरेबल है। जी जी बस सिर्फ आपको अपनी फूड स्टाइल और लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, आपकी तबीयत बिल्कुल बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो सकती है। डायबिटीज हमेशा के लिए जा सकता है। अब आप बोलो मैं उसके सारी डायबिटीज की ट्रीटमेंट लिखा दूं, 1 बाय 1 लिखा दूं, मुझे डायबिटीज समझाने के लिए 1 महीना लगेगा। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल आप समझते जाओगे तो आप खुद ही अपने ट्रीटमेंट करो। डॉक्टर से तो किसी की डायबिटीज लाइफ में नहीं मिटेगी, पूरी लाइफ में मरते दिन तक भी नहीं मिटेगी, गारंटी है। लेकिन ये अगर बेसिक प्रिंसिपल आप अपनाते हो तो इट इज क्योरेबल, 100% इट इज क्योरेबल। प्रवीण कुमार, प्रवीण अंकल, प्रवीण भाई। साहिब जी आपने बताया कि खाने के बीच में भी पानी पीना चाहिए। खाने के बीच में 1 कटोरी गर्म पानी पीना चाहिए। अब उसके रीजन ये साइंस आगे आएगा, मैं नेक्स्ट टाइम फिर इस साइंस को और अच्छी तरह से क्लियर करूंगा। आज तक पिया ही नहीं था बीच में। नीति बेन जैन जी मारे साहब, जैसे आपने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो हम नामकरण लेके आते हैं, शाता शाता वेदने कर्म उसके साथ होते हैं, तो उससे हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, स्वस्थ हैं। तो फिर जो हम जीन्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, ये जेनेटिक है, हेरिडिटरी है, तो वो कहाँ पे आता है? वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। आपके कर्मों के साथ में कारण के रूप में जेनेटिक्स भी जुड़े हुए हैं, ख्याल है? अब जेनेटिक्स के कारण है, अगर कर्म में नहीं है तो जेनेटिकल आते हुए भी इफेक्टेड नहीं होंगे। अस्थमा एलर्जी वाले पेरेंट्स का बच्चा जो है, 3 बच्चे हैं, तीनों कोई अस्थमा में नहीं आ रहा है, किसी एक में अस्थमा आ रहा है, दूसरे 2 में क्यों नहीं आ रहा है? वो भी तो कारण है कि नहीं? अब माँ बाप दोनों अगर अस्थमा से ग्रस्त है और बच्चों में आना चाहिए, लेकिन जेनेटिकली सब में नहीं आता है। अब उसको कर्म थ्योरी समझेंगे तब आएगा। अभी हम कर्म थ्योरी चालू नहीं कर रहे हैं ना, अभी जब होगी तब की बात तब है। हाँ जी बोलिए। नीता लुनिया जी। एक और प्रश्न था जी, ओके कि महाराज से बात। नीता लुनिया जी। जी मासब जी, मेरा बेटा है 18 साल का हो गया है, उसे कफ और सर्दी की बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है सुबह, और अभी 1 महीने में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और दही नहीं खाता है वो, केला भी नहीं देते हम लोग उसे, और एसी में भी नहीं सोता है, पर उसका कारण समझ नहीं आ रहा है। क्या हो सकता है? डस्ट एलर्जी हो सकती है, क्या हो सकता है? अभी और कारण आप ढूंढ के बताना मुझे, ठीक है ना? अच्छा। बहुत कारण है, तो उसमें से उसको समझाना है। अब उसका मेटाबॉलिक चेंजेस क्या हुआ है, किस तरीके से, कितने लंबे काल से चल रहा है, कितने वर्षों से आ रही है ये सिस्टम, उसको जो है क्या क्या, तो वो सारी डिटेल हिस्ट्री जब मिलेगी तो फाइंड आउट कर लेंगे कि ये कारण। ओके ठीक। साहब जी आपने बताया डायबिटीज का, तो उसका क्या उपचार है? हाँ अभी आएगी वो आगे की। दवाई से तो नहीं मिटता। पहले कारण से सुधारना है, कारण को अलग करना है, बस रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना है, बहुत अच्छा काम है, सिंपल है। मोनिका जी। સાહેબ જી આપણે ખાધા પછી પાણી ન પીવું જોઈએ 1 કલાક સુધી, પણ આપણે ઘણીવાર આપણે થાળી ધોઈને પીતા હોઈએ તો પાણી પીવાનું થાય જ છે ખાધા પછી। તો પછી અધવચ્ચે નહીં પીતા અને થાળી ધોઈને પીવાનું રાખજો, પણ એટલું જ, 1 વાટકીથી પ્રમાણ વધવું ન જોઈએ।
ઓકે સાહેબ, બીજો પ્રશ્ન છે, આપણે દહીં ફ્રીજમાં મૂકેલું અને પછી ગરમ કરીને ખવાય? દહીં કોઈ દાડો ગરમ કરાય નહીં. એ આયુર્વેદિક નો નિયમ છે. આપણા ધર્મશાસ્ત્રમાં કઠોળ આવે તો ગરમ. ખ્યાલ આવ્યો? કઠોળ ના હિસાબે ગરમ કરવાનું કારણ છે, બાકી ફ્રીજમાં તો મૂકવાનું જ નહીં. અને ગરમ કરીને દહીં પીવાય ખવાય નહીં, નુકસાન થશે. પણ કઠોળ ની સાથે આવતું હોવાના કારણે આપણે ગરમ કરવું પડે છે. धार्मिक नियम अलग है और आयुर्वेद का नियम अलग है, बस. चंद्रेश भाई सब बैठा बैठा है ना, तो कौन सी प्रकृति से आता है? वात चंद्रेश भाई ऊपर निकलता है. सब आप दो दिन साथ में मत बोलो, जिनका नाम ले रहे हैं उनको पूछना है. सब मृत्यु बाद जन्मता है तो उसका आयुष्य कभी पूर्ण होता है, वो माता को भी कैसे मालूम पड़े? आयुष्य कर्म जो है अलग कर्म है. आयुष्य पूरा होने के लिए कई कारण है. आयुष्य बीच में टूटता भी है, पूरा होने के पहले भी टूट सकता है, नहीं भी टूटता है. ये आयुष्य कर्म अभी आप 2-4 महीना जब कर्म फिलोसॉफी चालू हो जाएगी तब सीखना, तब आपको समझ में आएगा. अभी उसको बीच में मत लाओ. अभी यहाँ जो टॉपिक चल रहा है उसको पकड़ो. कर्म थ्योरी कभी शुरुआत नहीं की है. सीमाबेन जैन. हाँ साहब जी, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो कई सालों से ही है. इनहेलर डेली लेना पड़ता है, तो क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए सर जी? हाँ, वो अभी बाद में, यहाँ मत पूछिए. यहाँ जो प्रश्न है वो चलिए, आप उसके हिसाब से देखिए. सुनीता आचार्य जी. हाँ, मतेना वंदनामी, मेरा एक प्रश्न था. देखो, अपन हेल्थी डाइट बोलते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे है ना, टीनेजर है, मेरे ट्विंस हैं, तो उनको बताते हैं तो वो कभी बोलते हैं मतलब सुनते भी नहीं है. मतलब ठीक है, उनको जो खाना रहता है सैंडविच वगैरह खाते हैं, तो कैसे उनको प्रभावित करे कि मेक श्योर आपका लाइफस्टाइल और डाइट हेल्थी हो? कैसे बोलना चाहिए उन लोगों को, टीनेजर्स को यहाँ पे? अब समझाने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं. ये तो घर घर की समस्या है, लेकिन मम्मी को समझाना आना चाहिए. हाउ टू कन्विंस देम, कैसे समझाया जा सकता है, कितना नॉलेज दे करके उनके एज के हिसाब से समझाना, ये आपका कर्तव्य है. नहीं तो दुनिया को कोई जादू चमत्कार नहीं है. नीतिबेन जैन. ठीक है महाराज साहब. ओके महाराज जी, फिर दही बनाने का और अगर जो ज्यादा बन गया उसको स्टोर करने का भी फिर बता दीजिएगा. हम अभी से ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ. Keep it for more than 2 days, right, Maharaj sir? Only for 2 days. हाँ माता जी, आपको पूछना है ना, बोलिए. हाँ सुनीता आंटी अनम्यूट करके. महाराज जी, इनका ना B12 बहुत ज्यादा आया है, तो डॉक्टर कहता है कि इनका B12 आयरन खा रहा है. तो आयरन किस चीज में ज्यादा हो, क्योंकि पालक वगैरह तो ये खाते नहीं है, लीफी चीज, तो क्या चीज दे कि जिससे कि आयरन बढ़े? बाजरी में अच्छा आयरन है, रागी में अच्छा आयरन है, और लोहे की कढ़ाई ला करके उसी में सब्जी दाल करो तो अच्छा, ज्यादा फायदा हो जाएगा. बाकी तो फॉलिक एसिड की टेबलेटें मिलती है, लेकिन ये हमारे घर में बहुत चीजें जो आयरन कंटेंट की है. आप थोड़े दिन बाजरे की रोटी खिला दो, थोड़े दिन रागी नाचनी जो है वो थोड़ी मिक्स करके खिला दो, या आप बिल्कुल प्योर लोहे की कढ़ाई, और प्योर लोहे की कढ़ाई में ला करके बनाना शुरू कर दो, बहुत अच्छी तरह से शुरुआत हो जाएगी सर. और भी काफी आइटम है विच कंटेन्स आयरन, जैसे एप्पल में आयरन है, तो आयरन कंटेंट्स की चीजें खिलाते रहिए. गुड़ के अंदर बहुत अच्छी है, गुड़ में ज्यादा है आयरन. शक्कर न खिला करके गुड़ खिला दीजिए. अनीता चौधरी, लास्ट क्वेश्चन. हाँ बोलिए. अनीता चौधरी जी, आपको वैशाली जी, आपका आवाज प्रॉपर आ नहीं रहा है. आई थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम. अनीता चौधरी जी, आपको अनम्यूट करके बोलना है. आई थिंक
नो वी कैन हियर यू, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। Unable to unmute herself. ओके सर, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको अनीता जी। वी कैंट हियर यू। चलो नमो हरिहंताणम। आप कल मांगलिक हाँ हाँ, कल रहेगा सैटरडे एंड संडे। टुमारो वी हैव अ क्लास 8 PM इंडिया टाइम एंड 10:30 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम यूएसए एंड कनाडा। ग्रंथि भेद का क्लास है कल और परसों यानी सैटरडे एंड संडे। प्लीज डू कम विद द नोटबुक एंड पेन and write and draw all the diagrams. Please do join. Link will be the same. Thank you. नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोहे सर्वसागणम। एष पंच नमकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं सोलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवले पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्म शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। टिकाऊना साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कालवंदा साहब जी। मध्याह्न वंदामि शिक्षातमे साहब जी। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम है। हाँ, सबको प्रणाम। आमीन।